परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस सिचुएशन में किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिसाइड करने का काम, प्राइस को डिटरमाइन करने का काम किसी फर्म या प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। पर्टिकुलर कोई शॉपकीपर किसी कमोडिटी की प्राइस को डिसाइड नहीं करता है। अब फर्म भी प्राइस को डिसाइड किस बेसिस पे करेगी? वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स कितना है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के अकॉर्डिंग वो कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करने का काम करेगी। अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट रहेगी। प्राइस के कांस्टेंट होने पर AR किसके इक्वल होगा? प्राइस के इक्वल होगा। तो प्राइस कांस्टेंट है तो इस सिचुएशन में AR भी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। और AR के कांस्टेंट होने पर MR भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हम AR डिस्कस करते हैं। AR को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? फॉर एग्जांपल एक फर्म है जो किसी कमोडिटी की प्राइस को डिसाइड करती है। मान लेते हैं पेन को फर्म प्रोड्यूस कर रही है और उसकी 1 पेन की प्राइस उन्होंने डिसाइड करी है 5 रुपीज। फर्म के द्वारा कमोडिटी का सेल हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 5 यूनिट्स, 5 पेन। ये हो गया एक पेन की प्राइस और ये होगी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी पेन की जो सेल की जा रही है क्वांटिटी। इस सिचुएशन में फर्म ने कितनी मनी गेन करी? 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, फर्म की जो टोटल रेवेन्यू हो गई वो हो गई 25 रुपीज। टोटल रेवेन्यू से ही एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट होती है। जब इस टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 5, इससे डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एवरेज रेवेन्यू का। यहाँ रिजल्ट आया है 5 और ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है? प्राइस के इक्वल है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस किसके इक्वल होती है? एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है। एक पेन की कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू मतलब एक पेन से गेन होने वाली रेवेन्यू, एक पेन से गेन होने वाली रेवेन्यू। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का रेवेन्यू कर्व एंड रेवेन्यू शेड्यूल। जब बात आती है शेड्यूल की तो टेबल की फॉर्म में अगर डेटा रिप्रेजेंट किया जाए तो वो शेड्यूल कहलाएगा। तो ये तो है आपके पास में शेड्यूल और ये बनाया गया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का रेवेन्यू कर्व। अब सबसे पहले हम शेड्यूल डिस्कस करते हैं। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई प्रोड्यूसर क्वांटिटी को सेल कर रहा है तो जो क्वांटिटी सेल हो रही है उसे डिनोट किया जाएगा यूनिट्स में। सोल्ड क्वांटिटी एज्यूम की है मैंने 1, 2, 3, 4, 5। ये क्वांटिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे जैसे जैसे आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस केस में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होती है और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। तो कुल मिलाकर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही किसके इक्वल है? प्राइस के इक्वल है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि किसी कमोडिटी फॉर एग्जांपल पेन, एक पेन की प्राइस है 5 रुपीज तो एवरेज रेवेन्यू पे कहलाएगी 5 रुपीज। तो एवरेज रेवेन्यू हो गई 5। अभी किस तरह से कैलकुलेट हो रही है इसे बाद में फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से टोटल रेवेन्यू आई है? जब हमने एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा तो इससे आया टोटल रेवेन्यू। तो हम ये कह रहे हैं एवरेज रेवेन्यू स्टार्टिंग में है, हम पेन की प्राइस 5 रुपीज है और ये 5 रुपीज AR के इक्वल है। तो 5 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल रेवेन्यू कितनी आ रही है? 5। नेक्स्ट टाइम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि फॉर्मूला है AR मल्टीप्लाई बाय Q। 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू कितनी आ गई? 10। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, टोटल रेवेन्यू 15। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, टोटल रेवेन्यू 20। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, टोटल रेवेन्यू 25। इस तरह से हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट
किया है। नेक्स्ट है हम कैलकुलेट करते हैं एमआर। एमआर का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन टीआर की। स्टार्टिंग में टीआर कितनी है 5, तो उस टाइम कोई चेंजेस नहीं है, एमआर भी कितनी है 5। अब जैसे ही 1 यूनिट से 2 यूनिट का सेल हुआ, सोल्ड क्वांटिटी 2 यूनिट हुई, तो ऐसी कंडीशन में टीआर की वैल्यू कितनी होगी 10। तो यहाँ पर चेंज कितने का है, स्टार्टिंग और नेक्स्ट वाले टीआर में चेंज कितने का है, देखिए आप 10 और 5, 10 माइनस 5 कितना चेंज हो गया, 5 का चेंज आया। तो ये जो चेंज आ रहा है 5 का चेंज, ये तो हो गया चेंज इन टीआर। अब बात करते हैं चेंज इन क्यू की। क्वांटिटी में देखो कितना चेंज हुआ, 1 से 2 पर आए, तो यानी 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। तो हम इस 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में 5। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिर से एमआर कैलकुलेट करना है हमें कि ये 5 किस तरह से आ रहा है, चेंज इन टीआर। इसमें 15 और 10 चेंज कितने का हो रहा है, 15 माइनस 10 5 का चेंज है। चेंज इन क्यू कितने का चेंज है, 3 माइनस 2 1 का चेंज है। तो 5 यहाँ पर आया और यहाँ पर 1 आया, तो 5 upon 1 फिर से कितना हो गया 5। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं वापस से। नेक्स्ट एमआर फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे चेंज इन टीआर। टीआर में चेंज देखो आप 20 माइनस 15 दिख रहा है आपको। तो 20 माइनस 15 अगर आपने किया तो कितना आया 5। 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, 5 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया 5। लास्ट 25 माइनस 20 आपको इस तरह से करना है, फिर आप करोगे 5 माइनस 4। तो 25 माइनस 20 करने पर कितना गेन हुआ आपको 5, और 5 माइनस 4 करने पर कितना गेन हुआ आपको 1। तो 5 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा 5। इस तरह से आपने एमआर भी फाइंड आउट कर दी। पर एमआर जब फाइंड आउट हो रही है तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि एमआर किसके बराबर है, किसके इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू के। और एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है, प्राइस के। तो हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का शेड्यूल। कंपटीशन मार्केट का रेवेन्यू कर्व किस तरह से बनाया जाता है, इसकी शेप किस तरह से होती है। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, एक ग्राफ देख रहे हैं। ये ग्राफ जो है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का रेवेन्यू कर्व है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि रेवेन्यू कर्व को किसी मार्केट का डिमांड कर्व भी कहते हैं। जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का डिमांड कर्व एक्सप्लेन करिए, तब आपको रेवेन्यू कर्व ही एक्सप्लेन करना है। अब आप क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो उसके 2 एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओ ओरिजिन पॉइंट आपको लेना है। आप एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी सोल्ड प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर आप रेवेन्यू, कौन कौन सी रेवेन्यू आपको प्लॉट करनी है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही किसके इक्वल होती है, प्राइस के इक्वल होती है। इसीलिए यहाँ पर P प्राइस को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ आप देखिए प्राइस या एवरेज रेवेन्यू कितनी है 5, तो प्राइस हम कहते हैं कि यहाँ पर प्राइस है 5। क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज होती जा रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्वांटिटी सोल्ड जहां पर लिखा है हम ये मानते हैं Q है 1 यूनिट, Q1 है 2 यूनिट, Q2 है 3 यूनिट, 4 और 5 अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो यहां आप लिखिए Q3 और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हो गई 4। Q4 कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है 5। तो Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर जब
क्वांटिटी सोल्ड की यूनिट है 1, उस समय AR 5, MRP 5। जब क्वांटिटी सोल्ड की यूनिट है 1, ये 1 है, तो आप क्या करेंगे, इस 1 को और प्राइस है 5, तो प्राइस को और इस यूनिट को जब आप मिलाएंगे तो इससे एक पॉइंट आपको मिलेगा। इस पॉइंट को आप नाम देंगे A पॉइंट। आपको डैश डैश करके ये लाइन मिलानी है, तो आप इसे इस तरह से मिला देना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड यूनिट जो है, उस समय AR की वैल्यू 5, MR की वैल्यू 5। ये जो लाइन है वो AR और MR की ही है, लेकिन अब हमें कहाँ आना है, सेकंड पर आना है। तो ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ेगी और आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को आप नाम देंगे B पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड यूनिट, प्राइस वही है 5 AR एंड MR। तो 5 AR और MR के केस में क्वांटिटी यूनिट कितनी है, 3। तो इस तरह से आप यहाँ पर डैश करके लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को नाम देंगे आप C पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट, AR MR 5 ही चल रहा है, लेकिन अब फोर्थ यूनिट है तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है यहां से और यहां पे डॉट को नाम देंगे आप D। नेक्स्ट 5 यूनिट, प्राइस 5, AR 5, MRP 5। AR और MR 5 ही चल रहा है, क्वांटिटी यूनिट है 5। आप यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे 5, इस पॉइंट को नाम देंगे आप E। सारे पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये कहलाएगी D यानी डिमांड लाइन, या फिर इसे कहेंगे हम रेवेन्यू कर्व। ये जो लाइन होती है वो आप देखिए एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है। साथ ही साथ ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हर पॉइंट पर AR और MR की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, क्वांटिटी जो सोल्ड हो रही है उसकी यूनिट्स क्या हो रही है, वो जरूर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफ के हर पॉइंट पर, चाहे वो A पॉइंट है, चाहे वो B पॉइंट है, चाहे वो C पॉइंट है, D या E, कोई भी पॉइंट है, इस जगह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कही जाएगी इनफाइनाइट। डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है वो इनफाइनाइट तक चेंजेस आ रहा है। प्राइस कांस्टेंट, AR कांस्टेंट, MR कांस्टेंट, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो इनफाइनाइट तक चेंज हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इनफाइनाइट। इट मीन्स होता है, इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यही बात लिखी है यहाँ पे, इंक्रीज इन आउटपुट AR is not only constant but also equal to MR at each level of output. So AR is equal to MR. Their curve are parallel to x-axis. It also expresses the price level. The shape of this curve is perfectly इलास्टिक। यही बात आपको मैंने यहाँ बताई थी कि इस कर्व की शेप होती है परफेक्टली इलास्टिक, और इस वजह से यहाँ पर प्राइस जो है वो AR के इक्वल है और AR जो है वो MR के इक्वल है। एक बात आप यहाँ समझिए, TR क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और TR की रेट को डिसाइड करने का काम करता है MR, और MR यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे इस सिचुएशन में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की सिचुएशन में, कि TR की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज हो रही है। TR इंक्रीजेस बट इट्स रेट इज कांस्टेंट। अब इसे इस तरह से समझते हैं। 2-3 बात आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। अगर TR इंक्रीज हो रहा है और उसकी रेट आती है कांस्टेंट, अगर TR इंक्रीज है और उसकी रेट कांस्टेंट है, तो रेट के कांस्टेंट होने पर TR का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन में। TR इंक्रीज है पर उसकी रेट क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट, TR इंक्रीज तो हो रहा है, TR इंक्रीज तो हो रहा है पर उसकी रेट है
डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग है, तो ऐसे टाइम में आप टीआर को इंक्रीज तो करना, पर उसकी रेट डिक्रीजिंग है, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा। ये एक्स एक्सिस है, तो इस साइड में ग्राफ थोड़ा सा झुकेगा। नेक्स्ट, टीआर इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ उसकी रेट भी इंक्रीजिंग है, तब ग्राफ का शेप कैसे बनेगा? टीआर इंक्रीज हो रहा है और उसकी रेट इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा वाई एक्सिस की तरफ आपको झुकाना है। ये ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ झुकेगा। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो तीनों में डिफरेंस हो गया। इस जगह रेट कांस्टेंट है, इस जगह रेट डिक्रीजिंग है और इस जगह रेट इंक्रीजिंग है, और तीनों ही सिचुएशन में टीआर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, पर उसकी रेट में इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप ग्राफ का शेप रखेंगे। तो यहां यही बात है, as cell unit increases the TR also increases with constant rate, therefore MR remains constant throughout। TR का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? AR मल्टीप्लाई बाय Q, और आपको पता है AR किसके इक्वल होता है? MR के इक्वल। तो TR का एक नया फॉर्मूला बनेगा, TR इज इक्वल टू MR मल्टीप्लाई बाय Q। MR यहाँ पर कांस्टेंट रेट से चल रही है, TR इंक्रीज तो हो रहा है पर उसकी रेट क्या है? कांस्टेंट है। इस वजह से इसकी लाइन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरह से आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर्स भी समझ लिए, शेड्यूल किस तरह से ड्रॉ होता है, ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट मार्केट हम पढ़ेंगे मोनोपोली कंपटीशन मार्केट।